नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सियासत भी बड़ी ही गजब की चीज़ है। दरअसल कल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा होता है और चर्चा होने लगती है ममता बनर्जी की। इसी चर्चे से ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल के सीएम की कुर्सी छोड़ेंगी। भले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को अलग अलग तरह से देखा जा रहा हो, लेकिन यह बात भी सच है कि कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट भी था। तीरथ सिंह रावत किसी सदन के सदस्य नहीं थे और ऐसे में वर्तमान हालात को देखते हुए उपचुनाव होना भी मुश्किल लग रहा था। पौड़ी से लोकसभा सदस्य रावत ने इस वर्ष 10 मार्च को मुख्यमंत्री का पद संभाला था और संवैधानिक बाध्यता के तहत उन्हें 6 माह के भीतर यानी 10 सितंबर से पहले विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 ए के मुताबिक निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधायी सदनों में खाली सीटों को रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर उपचुनाव के द्वारा भरने के लिए अधिकृत है, बशर्ते किसी रिक्ति से जुड़े किसी सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष अथवा उससे अधिक हो। यह कानूनी बाध्यता मुख्यमंत्री के विधानसभा पहुंचने में सबसे बड़ी अड़चन के रूप में सामने आई, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है और वैसे भी कोविड महामारी के कारण फिलहाल चुनाव की परिस्थितियां नहीं बन पाई। कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करना पड़ सकता है। ममता बनर्जी भी विधानसभा की सदस्य नहीं हैं। ममता बनर्जी ने 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें अपने शपथ लेने के 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना जरूरी है और यह संवैधानिक बाध्यता भी है, यानी कि 4 नवंबर से पहले उपचुनाव के जरिए ममता बनर्जी को चुन के आना है। इसके लिए ममता बनर्जी ने जमीन भी तैयार कर ली है और अपनी पुरानी सीट भवानीपुर को खाली भी करवा लिया है। लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल इस मूड में नहीं दिख रहा है कि वो 4 नवंबर से पहले चुनाव कराएगा। वह विधानसभा का सदस्य तभी बन पाएंगी जब 6 महीने के भीतर यानी कि 4 नवंबर के पहले चुनाव आयोग उपचुनाव करा ले। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल चुनाव आयोग इस पर अपनी कोई राय स्पष्ट नहीं कर रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि दरअसल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हटाने की वजह से किया गया है। इसको कुछ राजनीतिक जानकार बीजेपी की एक राजनीतिक चाल कह रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी सिर्फ बंगाल का उपचुनाव ना कराए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी सीट छोड़नी पड़ी तो यह बीजेपी के लिए नैतिक रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और बीजेपी की राजनीति की नैतिकता पर बहुत सारे सवाल उठने लगेंगे। तो अपनी जो नैतिक स्थिति है उसको सही करने के लिए और देश और समाज और मीडिया में अपना मोरल ग्राउंड बिछाने के लिए भी बीजेपी ने इस्तीफे की बात की है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि बीजेपी ने ये खुद के लिए एक जमीन तैयार की है ताकि बंगाल में जब उपचुनाव ना हो तो बीजेपी इस तर्क के साथ अपनी बात को रखे कि लो जी, हमने भी तो अपना सीएम चेंज कर लिया था, कोरोना महामारी के कारण हमने इलेक्शन नहीं करवाया, हमने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, तो फिर बंगाल में हम उपचुनाव क्यों होने दें। इसके साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले 15 दिन से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लगातार उपचुनाव कराने की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके राज्य में कोरोना के केस कम हो गए हैं, लिहाजा उपचुनाव जल्दी से करा लिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो नए नए चुनाव आयुक्त बने हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2018 में अनूप चंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया था। उसके बाद से 2019 में वो रिटायर हो जाते हैं और अब फिर से
उत्तर प्रदेश के योगी के रिकमेंडेशन पर ही उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। गौरतलब है कि 2022 में यूपी में भी इलेक्शन होगी और इस इलेक्शन की भी बागडोर अनूप चंद्र पांडे ही संभालेंगे। ऐसे में अनूप चंद्र पांडे की निष्पक्षता को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के करीबी होने के कारण चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक यही स्थिति बंगाल में भी है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि 4 नवंबर से पहले उपचुनाव हो जाए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग 4 नवंबर से पहले चुनाव कराने के मूड में नहीं है। दरअसल यह संकट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी आ चुका है, लेकिन तब शरद पवार की मध्यस्थता और उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से उनकी सीट बच गई थी। लेकिन ममता बनर्जी की स्थिति में यह बात लागू होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो खटास है वो जग जाहिर है और ममता बनर्जी के पास शरद पवार जैसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो उनके और प्रधानमंत्री के बीच किसी तरह की कोई मध्यस्थता करे। इसका मतलब यह है कि बंगाल में अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों से एक साथ लड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव ना होने की वजह से ममता बनर्जी की सीट चली ही जाएगी और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही देना पड़ेगा। इसके लिए वो कोर्ट भी जा सकती हैं और अगर ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होता है तो कोर्ट उनको कुछ राहत दे सकता है और कुछ वक्त दे सकता है, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता अगर ममता बनर्जी के लिए भी है तो संवैधानिक बाध्यता चुनाव आयोग के लिए भी है। चुनाव आयोग को भी 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना ही पड़ता है, लेकिन चुनाव आयोग के पास अभी एक बहुत ही सॉलिड बहाना है, कोरोना महामारी। लेकिन चुनाव आयोग लीगली तरीके से यह बात चाहे जितना सही कह दे, कानूनी रूप से यह बात चाहे जितना सही कह दे, लेकिन जब यह बात कोर्ट में जाएगी तो चुनाव आयोग को भी हो सकता है कि कोर्ट से फटकार लगे, क्योंकि अगर हम कोरोना के आधार पर चुनाव ना कराने का तर्क देने लगेंगे तो फिर बंगाल में जो इतना बड़ा चुनाव हुआ है उसके पीछे का तर्क देने में चुनाव आयोग असमर्थ हो जाएगा। हम यह जानते हैं कि किस तरह से राज्य सरकारें कोरोना के बढ़ते केसेज, मौतों और तमाम आंकड़ों को छुपा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये बात हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, केंद्र सरकार छुपा ही रही है, बंगाल में भी हो रहा है। यानी कि कोरोना के संक्रमण और मौतों के जो आंकड़े हैं वो सारी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से मैनेज कर रही हैं। यानी कि किसी राज्य में कोरोना के आंकड़े ज़्यादा होंगे कि कम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की राज्य सरकार किस हिसाब से आंकड़े जारी करती है। इसके साथ ही यह बात टेस्टिंग पे भी जुड़ी हुई है कि कितनी टेस्टिंग करते हैं और उसके हिसाब से कितने आंकड़े आते हैं। तो कोरोना के आंकड़ों के हिसाब से चुनाव का ना होना कहीं भी किसी भी तरह से एक लेजिटिमेट लॉजिक नहीं होगा। लेजिटिमेसी से मेरा मतलब है कि कोई चीज़ लीगल तो होगी लेकिन वो लेजिटिमेट भी हो, इस पर बहस बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों में सबसे बड़ी सवाल चुनाव आयोग की नीयत पर है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पूरे बंगाल में इतना बड़ा इलेक्शन करा सकता है कोरोना की दूसरी लहर के बीच, जब देश में बहुत सारे लोग मर रहे थे, राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के बाहर लाशों का अंबार लगा हुआ था, शमशानों में जगह नहीं थी, उस वक्त अगर इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जाकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं, बिना मास्क के रैलियां कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भीड़ के सामने हंसते हुए कह सकते हैं कि मैंने इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी, तो फिर चुनाव आयोग महज कुछ सीटों पर चुनाव क्यों नहीं करा सकता। हम जानते हैं कि जिस तरह की सरगर्मी मुख्य चुनाव में होती है उस तरह की सरगर्मी उपचुनाव में नहीं होती। उपचुनाव बहुत ही सीधे साधे सिंपल तरीके से हो जाता है और इसमें उतनी रैलियां भी नहीं होती और उतने ज़्यादा पब्लिक का मोबिलाइजेशन भी नहीं होता। तो जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव, उसके मुकाबले उपचुनाव तो बहुत छोटी सी बात है और इसके लिए बहुत आराम से अगर चुनाव आयोग चाहे, चूँकि
बहुत कम सीटों पर चुनाव होगा, इसलिए चुनाव आयोग के पास मशीनरी भी अधिक होगी। तो ज़्यादा मशीनरी और ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करके कोविड गाइडलाइन को फॉलो करवाते हुए भी चुनाव कराया जा सकता है, और शायद हो भी यही। क्योंकि अगर कोर्ट के पास ममता बनर्जी जाती हैं तो कोर्ट संवैधानिक तरीके से चलता है और किसी भी फैसले के लीगल और लेजिटिमेट दोनों तरीकों पर विचार करता है। इसलिए ममता बनर्जी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है और हमने देखा है कि कई मामलों में कोर्ट भी बीजेपी को फेवर करता नज़र आया है, इसलिए ममता बनर्जी के लिए वहाँ भी संकट हो सकता है। लेकिन यह बात देखने में दिलचस्प होगी कि बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी रहती है जाती है। इसके साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर ममता बनर्जी की कुर्सी जाती है तो ममता बनर्जी अपने पार्टी में से किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगी और दोबारा वो सत्ता में वापस कैसे आएंगी। इन सब घटनाओं के, इन सब चीज़ों के बावजूद भी चाहे मुख्यमंत्री बदल जाए, सरकार तो ममता बनर्जी की पार्टी की ही रहेगी। और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।